इमरान खान क्या चीज़ है, न्याजी को हम निकाल सकते हैं मगर हमें सोच बदलनी होगी। हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है। आज भी मेरी कोशिश है पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं। जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा कि अदम एतमाद कानूनी और उनका आईनी हक है। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। लाहौर में खोखर पैलेस में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जिला इंतजामिया के मुताबिक 1.25 अरब रुपए मालियत की 38 कनाल सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। हमारे पार्लियामेंटेरियंस के घर गिराते हो और कौमी असेंबली में आप हमसे ताउन मांगते हो। ये वो टोला और गैंग था जो जाली राजकुमारी को 50-50 लाख के पर्स गिफ्ट किया करता। इमरान खान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है, उसके बाद फैसला नहीं होता, उसके बाद सिर्फ सजा होती है। पीडीएम एक गैर फिक्री कहानी है, ये बिखर जाए। और ये जनाजा पढ़ के छोड़ता है, हम इनका जनाजा पढ़ कर ही छोड़ेंगे। मुझे फजलुर रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है पीपल्स पार्टी की, वो अपने मसले सेट करने के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पाकिस्तान में सब चीज़ों की कमी हो सकती है, बयानात की कमी नहीं है। और अब एक नया आ गया, कभी ब्रॉडशीट, कभी जो फॉरेन फंडिंग केस, कभी ये कभी वो। लेकिन पिछले तकरीबन 72 घंटों से एक ज़बरदस्त नई चीज़ चल पड़ी है। वो जब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अब हम तहरीक अदम एतमाद की बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद एक नया सैलाब शुरू हो गया। ओपन डिफरेंसेस आ गए। पहले हम जब भी कोई बयान होता था तो पीडीएम की क़यादत कहती थी हम मीटिंग में फ़ैसला करेंगे और उसके बाद एक बयानिया जारी करेंगे। लेकिन एहसन इकबाल उन्होंने खुल के क्रिटिसाइज़ कर दिया, चैलेंज कर दिया। राना सनाउल्लाह इसकी फेवर में है। इवन PMLN के कुछ लोग पब्लिकली एंड प्राइवेटली बिल्कुल नज़र आ रहा है कि उसमें स्प्लिट आ गया है। क्या जो एक इंडिया दिया था जरदारी साहब ने, आसिफ जरदारी ने अपनी आखिरी जो जलसे से एड्रेस किया था पीडीएम के, और वो भी मैं सॉर्ट आपको दोबारा सुनाऊँ था, आपने बयानिए में इब्तिदाइये में सुना था। उन्होंने कहा कि जौन सा हमारे से सीखें, हमने पहले भी कुछ चेंजेस लाए थे और उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का स्टांस टोटली आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एक और रवैश की तरफ चला गया। इधर शेख रशीद साहब ने भी 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और PMLN ये तो अपने अपने काम कर लेंगे और एंड में मौलाना साहब अकेले रह जाएंगे। और मौलाना साहब से पहले हाथ तो हुआ है, उस पर तो कोई शक नहीं है। जब धरना लेके आए थे तो इन्होंने कहा कि जी मुझे एश्योरेंसेस दी गई हैं, मार्च में सारा हट जाएगा, तो मैंने धरना उठा लिया। और इन दोनों जमातों ने भी सिर्फ टोकन प्रेजेंस दी थी, उनके साथ नहीं आए थे। हमने देखा इस्तीफ़ों से बात शुरू हुई, फिर इलेक्शन बॉयकॉट की बात हुई, फिर जनवरी की डेडलाइन आ गई, फिर ये हुआ कि जी बस कुछ नहीं होगा, सारे बयानात बदल गए। अब अपोजिशन इलेक्शन भी लड़ रही है और सारा कुछ कर रही है, और अब उन्होंने सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना है। लॉन्ग मार्च पोस्टपोन हो गई। 2-3 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स और हुई हैं। एक तो मेरी इत्तला ये है कि गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया, वफाकी हुकूमत ने, कि सेनेट इलेक्शंस के बाद बड़ी ही जल्दी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी अनाउंस कर रहे हैं। और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन बॉयकॉट करना कोई भी अफोर्ड नहीं करता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अब देखना होगा कि पीडीएम ने जो अब मार्च तक डाल दिया है सेनेट का इलेक्शन, क्या वो अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में फिर एक इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट हो जाएगी? क्या पीडीएम अब कुछ रह गया है कि हकीकत इसमें कोई जान है? कुछ और चीज़ें बिहाइंड द सीन्स भी हो रही हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई पिछले 48 घंटे में कराची में। बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बख्तावर की क्योंकि शादी की रस्म की डिफरेंट रसूमात जारी हैं, तो बहुत से लोग जरदारी साहब को मिल भी रहे हैं, मुबारकबादें भी दे रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई और मेरी इत्तला के मुताबिक एक राब्ता भी हुआ एक रॉयल फैमिली, गल्फ़ स्टेट के रॉयल फैमिली के मेंबर का। ऑस्टेंसिबली कहा यह जा रहा है कि मुबारकबाद, और इस सिलसिले में और एक और पाकिस्तानी इंपॉर्टेंट शख्सियत की बड़ी मुलाकात हुई। और जो हमारी सोर्स है वो बताते हैं कि उसके बाद जरदारी साहब बहुत खुश थे। शादियों में मुबारकबाद भी हो सकती, लेकिन हम देखते हैं कि कई बारी प्रेजेंट्स सिर्फ कोई गाड़ी या हार वार नहीं होता, कई बारी सियासी ख़बर भी तोहफे के तौर पे दे दी जाती है खुशी के मौके पे। तो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और एक और इत्तला मैं पहले आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि बात हो रही है कि क्या पार्टीज़ को कोई डील्स मिल रही हैं। एक इत्तला ये भी है कि जो बहुत बड़ा डिमांड थी, वैसे सुप्रीम कोर्ट में केस है तो हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट खुदा न खास्ता कोई इसमें प्लेयर होगी, लेकिन
जो रेफरेंसेस मांग रहे हैं, जरदारी साहब की डिमांड है कि वो रेफरेंसेस कराची शिफ्ट हो जाएं, तो वो मेरी इत्तला है कि हो जाएंगे, क्योंकि अदालत के पास या लॉजिक पे अदालत फ़ैसला करती है या वकील कैसी बहस करते हैं। तो लॉजिकल तो है उनकी डिमांड, और अगर वकील किसी भी तरीके से कमज़ोर रहे गवर्नमेंट के या नैब के, तो अदालत के पास चॉइस नहीं होगा कि वो उनके हक़ में फ़ैसला कर दें। तो बस शायद इमरान खान साहब को फ़ैसला करना होगा कि जैसे ब्रॉडशीट के मामले में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि लॉयर्स ने मुकदमा कैसे लड़ा, हो सकता है आने वाले दिनों में उनको ये भी करना पड़े इन्वेस्टिगेट कि ये मुकदमा कैसे लड़ा गया कि उनके रेफरेंसेस कराची शिफ्ट हो जाए। बट खैर ये भी होना है, देखना है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शुक्रिया चौधरी साहब। मुसद्दिक मलिक, सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर लीडर हैं PMLN के, और पीपल्स पार्टी का भी हम व्यू पॉइंट लेंगे। सबसे पहले मुसद्दिक मैं आपसे शुरू करता हूँ। लगता तो है कि गेम आपकी ख़त्म हो गई है। पहले हमें कहा जाता था जी PDM की सेंट्रल कमांड वही फैसला करेगी, खुल के आपके लीडर्स स्प्लिट हो गए। बल्कि राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा मज़ेदार एक प्राइवेट चैनल को व्यू देते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च का मतलब हमला आवर होना नहीं है। कल तक तो ये लॉन्ग मार्च हमला ही था, हम आएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, उल्टा देंगे, धरना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सडनली सारे बयान भी आपके डाइल्यूट हो गए, आपके सारे स्टांसेस भी डाइल्यूट हो गए। तो क्या PDM सिर्फ हमारे प्रोग्राम्स में रह गई है, टेलीविजन स्क्रीन्स पे रह गई है, ग्राउंड पे नहीं है? अगर आप चाहें तो आपकी स्क्रीन से भी गायब करवा देते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, देखें, जब हम कहते हैं कि हम हमला नहीं करेंगे तो हमारा मकसद ये होता है कि कोई क्रेन नहीं लाएंगे, उसके ज़रिए पार्लिमान की दीवार नहीं तोड़ेंगे, पार्लिमान पे कब्जा नहीं करेंगे, TV पे कब्जा नहीं करेंगे, वहाँ पे आई एम सॉरी टू इंटरवीन। मुझे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए कायरा साहब मिले हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो कनेक्शन ना कट जाए, मैं जरा उनसे बात कर लूं। कायरा साहब को जस्ट आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरजेक्शन। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। नो वरीज। वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, वेरी क्विकली, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये सिर्फ दो बातें बता दें कि ये जो खुल के मुखालफत आ गई है, SN इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जरदारी अपना बिलावल के पास वोट्स हैं तो दिखा दें, फिर जो लोग ओपनली, प्रोटोकॉल बड़ा सख्त इस वक्त ब्रीच हुआ है सबका, और लगता है कि एक इख्तलाफ खुल के सामने आ गया है। क्या ये PDM और आपकी राहें प्रैक्टिकली या बहुत फ़र्क आ गया गोल्स में? मालिक साहब, गुजारिश है कि कोई इख्तलाफ हमारा नहीं आया। हमारा नुक्ता नज़र में एक तो पहली बात यह है कि ये जो उन्होंने राय दी है कि हमें अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए, ये हम अपनी PDM की मीटिंग्स में पहले भी बात करते रहे हैं, और हमारा जो ओरिजिनल चार्टर है 26 पॉइंट का, उसमें भी ये है, ये उसका हिस्सा है। ये तो नया सोच नहीं, आफ्टर थॉट नहीं है। हाँ, कुछ दोस्तों की राय है कि इसका फायदा नहीं होगा, हमारी राय है कि फायदा होगा। अब आपके इल्म में है कि हमारे कुछ दोस्तों ने PDM में ये राय दी, जैसे वो मुसर थे कि हमें सेनेट का इलेक्शन रोक देना चाहिए, हमें इस्तीफे देने चाहिए और सेनेट का इलेक्शन रुक जाएगा। हमारा ख्याल था कि नहीं रुकेगा। जब हमने उन सारे दोस्तों को PDM की मीटिंग में बैठ के अपना नुक्ता नजर, लीगल भी और पॉलिटिकल भी, जब वो सामने रखा, तो उसके नतीजे में हमारे दोस्तों ने हमारी बात मान ली। अभी हम क्या कह रहे हैं? अभी हम ये कह रहे हैं कि हम PDM की मीटिंग में इस मामले को रखेंगे। जो SN इकबाल साहब ने कहा कि हमारे पास जो कुछ है हम बिल्कुल सामने रखेंगे, यकीन है। हमें अपनी राय अपने सारे दोस्तों के सामने रखनी है, उनको कन्विंस करना है। हमें उम्मीद है हम उनको कन्विंस कर लेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि इसके अलावा। अच्छा, क्या साहब ये बताएं, मेरी इत्तला ये है कि गवर्नमेंट ने यह भी फैसला किया है कि सेनेट के इलेक्शंस के कुछ ही अरसे बाद, वेरी शॉर्टली आफ्टर दैट, वो तो बात 2-4 हफ्ते की बात कर रहे हैं शेड्यूल अनाउंस करने का, अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं तो क्या फिर आप लोग लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे? फिर तो ये लॉन्ग मार्च और तहरीक प्रैक्टिकली चली जाएगी कुछ 6 महीने आगे। लेकिन अगर इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, क्या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस लड़ेंगे आप लोग? देखिए मालिक साहब, मुझे अभी इसके बारे में कुछ कहने की पोजीशन में तो मैं नहीं हूँ। पार्टी का फैसला होगा, मेरी इंडिविजुअल राय में दूं तो मुनासिब नहीं है। लेकिन जब हम PDM में है तो PDM फैसला करेगी। हाँ, इलेक्शंस में अगर गवर्नमेंट जाती है तो फिर बहुत सारे रास्ते मौजूद होंगे ना, लेकिन उसके लिए फैसला मेरे लेवल पे नहीं होगा। बट ये आपके पहले सवाल से रिलेटेड एक आखिरी बात जरा ये कर दूं
कि कई दफा होता है सिर्फ कैलकुलेशन की बुनियाद पे आप फैसले नहीं करते, आप पॉलिटिकल एंगलिंग देखते हैं। आपको याद होगा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तहरीक फेल हो गई, कुछ अरसे बाद हुकूमत चली गई थी। हाँ, हालात उस वक्त मुख्तलिफ थे, आज मुख्तलिफ है। तो आप बहुत सारी चीजों उस वक्त तो उनके खिलाफ फौज थी, आज की गवर्नमेंट के खिलाफ तो फौज नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इक्वेशन में। बिल्कुल यही कह रहा हूँ ना कि उस वक्त हालात और थे, लेकिन आज हम उस सारे अमल से उनको निकालना भी तो चाहते हैं ना। हम चाहते हैं कि वो किसी तरफ भी ना हो, वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, ठीक है प्यारा साहब, बहुत शुक्रिया जी। मुसद्दिक, सॉरी, लेट्स स्टार्ट देयर। अच्छा जी, चले, आपने 3 नुकात उठाए तो एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। पहला जो नुक्ता था, आपने वो जो टीवी वाली बात की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पार्लिमान से तो आपने हमें निकाल दिया। किसी को नैब में पकड़ के आपने देखा, जैसे सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, जैसे फैटफ के जो कवानीन है वो पास किए। तो सेनेट का इलेक्शन वो कहते हैं खुली वोटिंग करवा लें ना, जब वो कहते हैं खुली वोटिंग करवा लें, हम मानते नहीं हैं, फिर आप रोते हैं। वो एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, देखें हमारे 64 वोट थे, 52 रह गए, तो फिर कर लें, शो ऑफ हैंड्स पे कर लें। जी मालिक, आपको पता है ना कि वो सिर्फ आइन में तरमीम के तहत हो सकता है। तो अभी तक तो कोई बिल आया नहीं है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। अभी हमारा सेनेट का सेशन खत्म हुआ है, कोई बिल नहीं आया जिसमें आइनी तरमीम हो। तो अगर ये लाएंगे तो सपोर्ट करेंगे? आइन ये कहता है, तो अगर ये तरमीम लाएंगे सपोर्ट करेंगे? जी अगर लाएंगे, जी मैं ये समझता हूँ अगर ये लाएंगे, क्योंकि वो जो एक आइन की शिक है उसके तहत 3 इलेक्शन होते हैं, आइनी इलेक्शन, यानी एक नेशनल असेंबली का, प्रोविंशियल असेंबली का और सेनेट का। तो अगर उसमें तरमीम करेंगे तो फिर सारे इलेक्शन जो हैं वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए होंगे। यानी जब आप वोट डालेंगे नेशनल असेंबली के लिए तो आपको अपना आईडी कार्ड और अपना वोट अपने चेहरे के साथ। चलिए ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर ये आईनी तरमीम लाएंगे तो हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये आइनी तरमीम लाएंगे, क्योंकि उसके असरात मुरतब होते हैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस पे भी, तो फिर हम कमेटी में भेजेंगे जो एक तरीक़ाकार तय करेगी कि बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है। अनलेस हम ये फैसला कर लें कि आज के बाद नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन भी जो हैं वो विजिबल होंगे, किसी के वोट की कोई वो जो उसको हम कहते हैं सीक्रेट वोट, वो नहीं होगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं मोहम्मद मालिक आज या मुसद्दिक मलिक पीपल्स पार्टी को या पीटीआई या पीएमएलएन को वोट दे रहा हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड है। क्योंकि आप समझते हैं ये मुनासिब नहीं है, इस वजह से एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे? लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? जी देखिए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जैसे कि कायरा साहब कह रहे थे, क्योंकि 11 पार्टीज़ का ये एक तरह से एक इल्हाक सा हुआ है या एक अलायंस सा बना हुआ है, इस वजह से तमाम पार्टीज़ को बिठा के बात करने के बाद अगर इस पे तबसरा किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं पहले फवाद चौधरी साहब को भी इस पे ले लूं, मैं पहले लोकल गवर्नमेंट के इशू को साइड पे कर लूं ताकि ये मेरी खबर है। आपने वो तो आपने मेरी बात सुनी नहीं, जो मैं कहना चाहता था कि हमला नहीं करने का मतलब हाँ, सुना दें क्विकली बात तो जी देखिए, हम हमला ये नहीं करेंगे कि हम पार्लिमान की क्रेनें लगा के दीवारें नहीं तोड़ेंगे, हम सेक्रेटेरिएट का घेराव करके वफाकी हुकूमत को 5 दिन बंद नहीं करेंगे, हम किसी एसएसपी का सर नहीं फोड़ेंगे, उसकी कमर की हड्डी नहीं तोड़ेंगे। जिस तरह मुसल्लह अफवाज कब्जा करती हैं किसी नए मुल्क में, हम जाके पीटीवी पे कब्जा करने के बाद विक्ट्री के निशान नहीं बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम ऐसी कोई चीज़ ना हमने जी अभी तक नहीं आएंगे ना जी प्रोटेस्ट करने, हमारे ऊपर वोट का बोझ है सर। तो आप बताएं, अगर आप वोट लेकर आए हों और 2 महीने में 2 मरतबा बिजली की कीमत बढ़े या गैस की कीमत 200%, मैं आ रहा हूँ, अभी सियासी तकरीर बाद में, सियासी तकरीर भी आप करेंगे बाद में, पहले मैं 2-3 स्पेसिफिक क्वेश्चन के जवाब ले लूं। देखें ये सियासी तो नहीं है ना, आई मीन लोगों का गम और दुख जो है ये सियासत तो चले, सियासत समझ लें, यही होनी चाहिए सियासी तकरीर, यही। लेकिन आप इसमें तो बात करते नहीं, आपको वो ब्रॉडशीट लगे रहते हैं। एक सेकंड फवाद चौधरी साहब, पहले तो ये बताएं, नहीं, क्या गवर्नमेंट ने, सर मैं इस पर रोज बात करता हूं, अभी क्या गवर्नमेंट ने ये सोच विचार जारी है, क्या गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जल्दी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, सेनेट इलेक्शंस के बाद करवाने का फैसला हुआ? जी वो तो हमने इलेक्शन कमीशन को बता दिया है कि 3 मरहलों में होंगे और अक्टूबर तक तीनों मरहले मुकम्मल करने हैं। लिहाजा जो पहला मरहला है इंतखाबात का, वो सेनेट के इलेक्शंस के तकरीबन फ़ौरन बाद जो है वो शुरू हो जाएगा, और अगले 3 महीनों में जो पहला मरहला है इलेक्शंस का, उसमें नया लॉ वगैरह आना है, वो जो है वो नए जो बल्दियाती इंतखाबात हैं
पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में ये इंशाअल्लाह ताला उसका मरहला। तो आपने लोकल मार्च, आपने लॉन्ग मार्च नहीं होने देनी, आपने कभी इनको ज़िमनी इंतखाबात में लगा दिया है, कभी आपने इनको सेनेट के इलेक्शन में फंसा दिया, अब आप लोकल गवर्नमेंट में फंसा रहे हैं। देखिए मालिक, सच्ची बात तो ये है कि अभी आपने ये 14-15 मिनट का जो प्रोग्राम किया है, इट ऑल्सो शोज कि हमारी पॉलिटिक्स कितनी बोरिंग हो गई है और फ्रेंकली कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रूटीन की डॉक्टर साहब और जमान कारा वही बातें कर रहे हैं जिनका ना सारे ना पैर है। देखिए होता है क्या, मैं फ्रेंकली आपको पता है मैं तो बड़ा क्रिटिक हूँ अपनी पार्टी के अंदर, अपनी पॉलिटिक्स का भी, और मैं समझता हूँ हमारी पॉलिटिक्स में बड़े लूप होल्स हैं। लेकिन खुशकिस्मती ये है, इमरान खान एक खुशकिस्मत आदमी है फ्रेंकली, उनकी खुशकिस्मती ये है कि हमारा मुकाबला इतने बड़े पॉलिटिकल नॉविसेस से है, सियासी नाबालगों से है, जिनको समझ ही नहीं है कि करना क्या है। इन्होंने सारी उम्र एक्चुअली सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स यही रही कि जर्नैलों ने या जजों ने इनकी उंगली पकड़ के इनको चलाया, जहां पे उन्होंने इनको छोड़ा ये वहीं पे बैठ गए और अब तक उठ नहीं पाए। इन्होंने देखिए शुरू कहाँ से किया, इन्होंने रेजिग्नेशन से शुरू किया, हम रिजाइन करेंगे, उसके बाद कहा कि हम जलसे जुलूस करेंगे, उसके बाद कहा कि हम इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो आएंगे करेंगे, और उसके बाद अब आज जो है वो टाई फिश हो गया, उन्होंने कहा जी हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो है वो नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। तो इसके नतीजे में जो ये एक पीडीएम तो खैर शुरू से वो कहते हैं ना कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो पहले से ही यहाँ पे थी। अब देखिए इतनी इमोरल ये एक अलायंस था कि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान जो औरत की हुक्मरानी ही के खिलाफ है सारी उम्र, वो मरियम नवाज को लेके चल रहे हैं, बिलावल भुट्टो जो मदरसों की पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, जो एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, वो फजलुर रहमान के पीछे चल रहे हैं, और फजलुर रहमान जो एक मजहबी सियासत कर रहे हैं वो इन दोनों बच्चों को अपने बगल में लेके चल रहे हैं। सो एक पूरा स्ट्रक्चर ही चूंकि गैर इखलाकी और इमोरल था, लिहाजा वो तितर बितर हो गया, बिखर गया, और लोग उनके साथ है नहीं। और बावजूद इसके कि हमारी बहुत गलतियां होंगी, बावजूद इसके कि हमारी पॉलिटिक्स उतनी सुपीरियर नहीं थी, ये खुद अपनी बोझ तले ही दब गए हैं और खत्म हो गया। अब जो अगली आप बात सेनेट एक में तो कर दूं, आपस में कोऑर्डिनेशन का ये हाल है कि मुसद्दिक मलिक साहब को ये भी नहीं पता कि जो सेनेट के इंतखाबात में तरामीम का बिल है वो नेशनल असेंबली में कुछ 3 महीने से पेंडिंग है। उनको ये भी नहीं पता कि उनकी जो पार्टी है नेशनल असेंबली में वो 2 दफा इसके ऊपर निगोशिएट कर चुकी है, और हम उनको कह चुके हैं कि आप आइए बैठिए और लॉ रिफॉर्म्स जो है वो बात करते हैं। लिहाजा ये एक पूरा, और आज जो अदम एतमाद की बात की है बिलावल भुट्टो ने, अगेन बचगाना बात, जो आप सादक संजरानी को नहीं हटा सके, आपकी जरूरत है आप इमरान खान को हटा सके। इमरान खान तो इस वक्त फ्रेंकली ये जो शुरू में आपने मुलाकातों का भी हवाला दिया ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फ्रेंकली आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, कोई किसी की इतनी इस वक्त वो नहीं है कद कि वो आके इमरान खान को हटा सके या इमरान खान के ऊपर इस तरह की कोई साजिश कर सके। अभी तो इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों से कह लें पीटीआई की हुकूमत को पहले से बहुत तगड़ा कर दिया है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये तो ताश के पत्तों की तरह बिखरते जाएंगे। ये बताएं, क्या पीपल्स पार्टी के साथ कोई थोड़ा सा रवैया आप लोगों का नरम लग रहा है? शेख रशीद साहब बार बार कहते हैं, और वो एक अंग्रेज़ी में कहते हैं, यूर ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। हमेशा से कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी इस तमाम इक्वेशन में वीकेस्ट लिंक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका स्टेक पे है, उनके पास हुकूमत है, सिंध की सब कुछ है, वो अफोर्ड नहीं करते। पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब का तो कुछ स्टेक पे है नहीं, इनका थोड़ा बहुत स्टेक है कि इनके इतने मेंबर्स हैं। और ये मुझे बताएं, क्या पीपल्स पार्टी से कोई रिलीफ हो जाएगा? ये रेफरेंसेस वाला, मेरी इत्तला ये है कि पीपल्स पार्टी ने लोगों से बातचीत में ये कहा कि हमें मुकदमे वापस नहीं चाहिए, चलते रहें, स्लो बर्नर पे होते रहें, रेफरेंसेस सारे हमारे मूव हो जाएं कराची, तो वी आर क्वाइट हैप्पी। देखिए अभी जो है ना कुछ ऐसा नहीं हुआ जो तज्जिए के बरखिलाफ हो। ये वो सारे तज्जिए हैं जो आप पहले दिन से करते आ रहे हैं, जो सियासी पंडित पाकिस्तान में करते आ रहे हैं कि इस सिस्टम में सबसे कम स्टेक जो है वो फजलुर रहमान साहब का है, उसके बाद PMLN का है, और फिर सबसे ज्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी का है। लिहाजा जिस सीक्वेंस में स्टेक है उसी सीक्वेंस में उनका जो है वो मामला है। अब PMLN के अंदर भी फ्रेंकली मुसद्दिक मलिक साहब तो मेरे तो खैर भाई हैं और मेरा बहुत ही एहतराम है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कोई पॉलिटिकल जो ऑर्गन है पार्टी का उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मरियम सफदर हो गई, उसके बाद कैप्टन सफदर ये अपना हो गए, जुबैर साहब हो गए या मुसद्दिक साहब हो गए, जो ज्यादा हमें टीवियों पे नजर आते हैं। दे डोंट रिप्रेजेंट द हार्डकोर
पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ पीएम। यार आपने तो पहले भाई कह के उनको तबाह कर दिया उनकी सियासत को, यार कैसे भाई हैं आप? नहीं, ये ऐसे ही कर, नहीं ऐसे ही भाई हैं, ऐसे ही भाई हैं। पार्टीज के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, पार्टीज के अंदर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो ये जो लोग हैं ये नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट समझे जाते हैं पार्टी के अंदर, और ये कहते हैं सिस्टम से बाहर हो जाए। वरना आप मतलब आप समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कभी ऐसी बात करेंगे, या आप समझ सकते हैं कि जो इवन राना सनाउल्लाह ये बात करेंगे कि पार्टी से बाहर हो जाए, जिस तरह से इस्तीफों की बात करेगा कोई कर रहा था। लिहाजा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको पीएमएलएन का टीवियों पे या इधर उधर नजर आता है, वो भी पीएमएलएन का असल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। सो मेरे ख्याल में एंगेजमेंट का तो मैं हामी, मैं अब भी समझता हूँ कि अपोजिशन को निकलने का रास्ता देना चाहिए, पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को। और ये सिस्टम जो है उसमें जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर तो कोई बात होती नहीं है। किसी जगह के ऊपर हमारा जो एक जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं उसमें हम बड़े पीछे हैं। उसके लिए हमें एक सियासी माहौल चाहिए, और उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो ही ये काफ़ी अपना नुकसान करा बैठे हैं, कुछ और नुकसान कराएंगे, उसके बाद बैठेंगे और आगे चलेंगे। उस समय मुझे एक चीज़ बताएं, हमें बड़ा इंटरेस्टिंग बयानिया आपका लगता है आप फ्रैंकली कि पहले आप लोगों ने कहा हम ये इलेक्शंस ही होने देंगे, बिल्कुल हम करेंगे, फिर आप कन्विंस हो गए, आपको अचानक ही आप पे पीपल्स पार्टी ने आप लोगों पे वाजे किया कि आप तो मैदान खुला छोड़ देंगे, वो सेनेट में भी काबू कर लेंगे, नेशनल असेंबली में 80th अमेंडमेंट में चेंजेस आ जाएंगी। वो पहले आपको नहीं पता था जब हार्ड लाइन ली हुई थी। अब हमें नज़र आ रहा है कि बहुत विजडम पीपल्स पार्टी का आप पे आहिस्ता आहिस्ता छाता जा रहा है, सारी आपने बातें मान ली। अभी फवाद ने भी ये बताया है कि वो लोग इसके फ़ौरन बाद, सेनेट इलेक्शंस के फ़ौरन बाद विदिन 3-4 वीक्स ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का। तो आपके पास तो फिर एक और एक्सक्यूज़ आ गया, अब आप उन इलेक्शंस में शामिल हो जाएंगे। तो मेरा सवाल ये था कि पीडीएम तो फिर अमलन ख़त्म हो गई ना, मूवमेंट जो है। पहले तो जी मैं ज़रा, अब मेरा भाई जो है आपको पता है कि कुछ ही बाकिरदार लोग हैं पीटीआई में। एक मेरा भाई ये जो अब आपने भी भाई कह दिया, अब आप चौधरी साहब के साथ रगड़ा देंगे आप, चले अच्छी बात है। ये नहीं, पंजाबी वाला मोर ओवर शुरू हो गया। मैं अपने भाई को नहीं। और एक वो हमारा भाई था नदीम अफजल चंद, तो ये कहते हैं ना कि मैं पार्टी का बड़ा क्रिटिक हूँ। तो भाई आप जिस ड्रकोनियन पार्टी के अंदर, आप जिस तरह की फैशिस्ट पार्टी के अंदर हैं, जिस तरह के आपके सरबराह हैं, वो दो ही मैंने आपको बताया। मुझे पता है आपका भी माइंडसेट कैसा है, आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। एक आप थे, एक नदीम अफजल चंद साहब थे। वो तो नहीं अपने किरदार की वजह से ये बोझ सहार सके कि वो एक टट्टू बन के पार्टी के अंदर चलते रहेंगे। तो मुझे ख़तरा ये है कि ये ना हो कि आप भी सियासी से कहीं गैर सियासी बन जाएं हमारी तरह, और फिर टीवी पे हम बोलें कि इनकी क्या बात सुननी, ये तो सियासी नहीं है, ये तो गैर सियासी हैं। और दूसरी बात यह है कि आप तो वोट लेकर आए हुए हैं और आपने तो दोबारा जाना है वोट लेने। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गाली गलोच हो रही है, जिस तरह की आपको तरक्की के मंसूबों की वजह से गालियां पड़ रही हैं या लोग आपसे नाराज़ हैं, तो भाई आप कैसे इलेक्शन में जाएंगे? तो ये ज़रा आप लोगों की मुसद्दिक स्ट्रैटेजी क्या थी? हमें स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई। लगता है होप एक स्ट्रैटेजी थी कि ऐसे होगा, जलसे होंगे, हम जनरल का नाम लेंगे, आर्मी चीफ का, डीजीआई का नाम। दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। नहीं, फवाद की इस बात में वजन है मुसद्दिक, क्योंकि आप लोगों का ख्याल था, नजर ये आया कि इतना प्रेशर बन जाएगा, हम आर्मी चीफ को, डीजीआई को रगड़ेंगे तो शायद फौज एकदम कहेगी ओह बिल्कुल बिल्कुल हाथ चुक लो और साइड पे हो जाए। हमें नजर आ रहा है कि स्ट्रैटेजी नहीं थी। और ये शायद दो बातें मैं आपकी कोट करता हूँ। अपना सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी आप ही की मीटिंग में एक में जवाब दिया। मेरी इत्तला यह है कि बात हो रही थी तो मरियम बीबी ने कहा कि 400 लोग, बिलावल भी थे, कि अगर 400 लोगों पे इलेक्शंस नहीं, बाई इलेक्शंस नहीं करवा सकती हुकूमत, तो फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि फ़ैसले मफरूज़ों पे नहीं किए जाते। व्हाट अगर उन्होंने करा लिया और इलेक्शंस के बायकॉट के ऊपर भी बिलावल ने मरियम को कहा कि देखें अगर आप रिज़ाइन करवाएंगे तो जो MP MNA रिज़ाइन करेगा तो फिर उसका भाई ही इलेक्शन लड़ेगा, कोई स्पेस नहीं छोड़ेगा कि नया बंदा उसकी जगह आके बैठ जाए। तो ये तो क्लियर चीज़ है कि जो पीपल्स पार्टी का विजडम चल रहा था वो अब आपकी भी पॉलिसी बन गया है, और ये सिर्फ अब बयानों की हद तक बात रह गई है। और अब आपने फिर मेरा जवाब नहीं दिया, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, क्या आप लोग उसमें हिस्सा लेंगे? जी मैं दोनों
जी, मैं पहले लोकल गवर्नमेंट का जवाब दे देता हूँ और फिर दूसरा। मैंने आपको पहले तो जवाब दिया कि फैसला पीडीएम करेगी, मगर आपको दूसरी बात, क्योंकि आप काफ़ी तहकीक करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब ने अभी तक वो रूल्स जो बनाने थे वो नहीं बनाए और उसमें एक्सटेंशन ले चुकी है पंजाब। तो जब रूल्स ये बन जाएंगे तो उसके बाद ही इलेक्शंस होंगे। तो पहले तो ये जाएं उनका रूल्स को जो बनाने थे, जिनकी आड़ लेके कोरोना वायरस का जिक्र करके इन्होंने उनको डिले किया, उसमें एक्सटेंशन ली। तो अब अगर इन्होंने वो बना लिए हैं, उनको अप्रूव करवा लें, तो उसके बाद ही इलेक्शन होगा ना। तो आपको इनसे भी टाइमलाइन लेनी चाहिए कि वो रूल्स कब अप्रूव होंगे, वो कब आएंगे फ्लोर के ऊपर, वो कब वोट होंगे, उनकी जिनकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन होने। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उतनी देर में पीडीएम भी फैसला कर लेगी। अभी तो वो अगर ये पूछ लेते हैं, एक सेकंड होल्ड योर थॉट है, फवाद से पूछ लेते हैं। फवाद साहब, ये रूल्स की जो बात कर रहे हैं, क्या ये हो गया प्रोसेस कि अभी सिंपली आप स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे और फिर उसके बाद रूल्स वगैरह पे काम होगा? नहीं, इसमें अमेंडमेंट्स हैं, रूल्स नहीं है। रूल्स तो आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट का महकमा खुद बनाता है और सिर्फ पब्लिश कर देता है, कैबिनेट अप्रूवल करती है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की हैं दोबारा लोकल गवर्नमेंट लॉ में, जो इलेक्शन कमीशन में पंजाब गवर्नमेंट ने मौक़िफ़ जो है वो अपना दिया है। और लेकिन आपको मालूम है कि पंजाब में जो लेजिस्लेशन है या खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह नहीं है, जहाँ पे जिस तरह चूँकि सेनेट में यहाँ पे जाना होता है और सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है, सूबाई लेजिस्लेशन जो है वो सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली ने पास करनी होती है, लिहाजा वो इतना मुश्किल नहीं है, वो जस्ट सिंपल वन डे प्रोसेस है। तो एक मैं मुझे ब्रेक लेने के लिए मुसद्दिक सवाल छोड़ के जवाब ये है, एक मिनट जाने से पहले जवाब उन्होंने ये दिया कि वो रूल्स या अमेंडमेंट्स जिनका ये जिक्र कर रहे हैं वो अप्रूव नहीं हुई। उसकी एक डेडलाइन थी जो गुजर चुकी है। उस डेडलाइन के बाद पीटीआई ने एक्सटेंशन फाइल की है। वो एक्सटेंशन मार्च तक है। वो एक्सटेंशन इलेक्शन। जी फवाद, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? बात तो कर ले फवाद साहब। देखिए मुसद्दिक, मैं एक सवाल ये छोड़े जा रहा हूँ कि व्हाट फवाद इज सेइंग इज आपकी मर्जी। फवाद ये कह रहे हैं कि ये कोई उनके लिए हैसल नहीं है, ये तो उनके लिए 2 दिन का काम है, मेजॉरिटी उनकी है, असेंबली में आएंगी, अमेंडमेंट्स पास हो जाएंगी। लेकिन मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद जवाब लूंगा। अगर गवर्नमेंट स्केड्यूल अनाउंस कर देती है और उनको आज से 4 हफ्ते बाद का अनाउंस कर देती है, फिर तो आपके लोगों ने रिज़ाइन आपकी पार्टी से कर देना। हमने हमेशा देखा है, हमें बूढ़े हो गए यहाँ इलेक्शंस कवर करते हुए, कि लोग नेशनल असेंबली की पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, प्रोविंशियल की छोड़ देते हैं, लेकिन धड़ेबाजी की, लोकल सतह की पॉलिटिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो फिर आपके लोग, जहाँ लीडरशिप खुद ठंडी बैठी हुई है, फिर आपके लोग कहाँ इस्तीफ़ों पे आएंगे, कैसे आएंगे? वो तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन लड़ेंगे। अगर स्केड्यूल अनाउंस भी हो गया तो उन्होंने उसकी तैयारियों में लग जाना है। फिर लॉन्ग मार्च और धरनों में तो उन लोगों ने नहीं आना। किस तरह से डील करेंगे? ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले मैंने मुसद्दिक मलिक से ये पूछा था, सेनेटर से, कि ये तो वेदर दे वांट इट और दे डोंट वांट इट, लाइक इट और दे डोंट लाइक इट, लोकल बॉडीज इलेक्शंस तो आ रहे हैं और स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया तो लोगों ने उस पर लग जाना है। तो मुसद्दिक साहब, फिर लॉन्ग मार्च में कहाँ से बंदे आएंगे? फिर ये लोग, वो तो आपको पता है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हम बहुत इलेक्शंस कवर किए हैं, ये ज़्यादा विशियस होते हैं, ज़्यादा खूनी होते हैं प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली से। तो आपकी सियासत तो इन्होंने ख़त्म नहीं कर दी धरने की और सारी एजिटेशन? देखिए, मैं आपके सामने कुछ नुकात पेश करूंगा। पहली बात तो ये है कि इससे पहले जब भी आपने किसी पार्टी को, आपसे मतलब इस्टेब्लिशमेंट है, तोड़ने की कोशिश किया, वो टूट गई है। तो ये इस 2 साल के अंदर ये पार्टी क्यों नहीं टूट रही? अभी तक एक भी डिफेक्शन नहीं हुई। वो हमारे एक निशात डाहा साहब हैं जिनको हम टीवी पे ले आते हैं, वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उनके अलावा कोई पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ नहीं हो सकी। कभी आप कहते हैं शीन बन जाएगी, कभी आप कहते हैं मीम बन जाएगी, कुछ नहीं बना, उसी तरह पार्टी चल रही है। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए आपको तोड़ने की जरूरत क्या है? उनको जरूरत क्या है आपको तोड़ने की? व्हाई शुड दे डू इट? जी चौधरी साहब, देखिए बात ये है, बात ये है कि ये तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल का पहले जवाब दें मुसद्दिक, के क्या अगर ये लोकल गवर्नमेंट का स्केड्यूल आता है, इसका आपकी पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा? पीडीएम की, पीएमएलएन नहीं, पीडीएम की। मैं समझता हूं कि पीडीएम जो भी फैसला करेगी उसके ऊपर तमाम पार्टियां काम करेंगी। लेकिन अगर हमने मफलूज करना हुआ, अभी ये जो मेरा भाई बात कर रहा था, बुनियादी तौर पे जिस चीज़ को ये हाइब्रिड गवर्नमेंट कह रहे हैं वो 1 पार्टी रूल है।
और हम जो बार बार इनको थ्रेट करते हैं कि हम रिज़ाइन दे देंगे, उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये लिबादा जो इन्होंने जमहूरियत का ओढ़ रखा है ना, ये उतार दें। ये बिल्कुल कपड़े उतार के मफलूज कैसे करेंगे आप? कैसे मफलूज करेंगे? कैसे मफलूज करेंगे? सुन तो ले मेरी बात जी, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। हम ये चाहते हैं कि जो इस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में लेफ़्ट साइड पे भी परवेज़ मुशर्रफ के चाहने वाले और दाएं साइड पे भी परवेज़ मुशर्रफ के चाहने वाले थे, इस मरतबा भी ये यही कर रहे हैं। इस वक्त हकीकी मानों के अंदर ये बिल्कुल एक, जिसको हाइब्रिड रूल कह रहे हैं, वन पार्टी फैशिस्ट रूल है। और अब तो पार्टी के अंदर भी उन्होंने चला दिया, जिसकी वजह से हमारे दोस्त नदीम अफजल चंद ने रेजिग्नेशन दिया। और मुझे पता है कि मेरा भाई भी दे देगा, क्योंकि ये भी एक बाकिरदार आदमी है। लेकिन अगर बात को आप आगे बढ़ाएं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो हमारे ऊपर भाई हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे? हम कोई गैर आईनी चीज़ तो नहीं कर रहे। अगर हम लॉन्ग मार्च देते हैं तो क्यों लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे और क्यों लोग हमारे साथ नहीं आएंगे? ये आप कह रहे हैं कि लोग नहीं आएंगे, हम ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा लोग नहीं आएंगे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आपकी स्ट्रेंथ कम होगी। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में व्हाट इज योर ओपिनियन? आप अपनी माइंडसेट तो बोलते हो ना, अपनी पार्टी को प्रेजेंट करते हो, आइडिया तो होता है। देखिए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। देखिए इस वक्त मुनासिब, देखिए इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये पीडीएम के अंदर डिबेट होगी। और तो अगर एहसन इकबाल साहब और बाकी पब्लिकली आके, अगर एहसन इकबाल साहब पब्लिकली आके बिलावल की बातों को टॉन्ट करके और उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उस वक्त ये पब्लिक फोरम ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। जहां आपको सूट करता है वहां पब्लिक फोरम, जहां नहीं सूट करता वहां पीडीएम के पीछे चले जाते हैं। नहीं, देखिए इस तरह तो बड़े लोग सख्त बातें करते हैं। आपने मेरे मुंह से कभी कोई सख्त बात सुनी है? इस वजह से हर बंदे अपने मिजाज, अभी आपने कहा है, बल्कि चौधरी साहब से पूछता हूं, आपने कहा अगर चौधरी साहब बाकिरदार होंगे तो रिजाइन कर देंगे, यानी कि रिजाइन ना किया तो फिर नहीं, मैंने आपने कहा ये बाकिरदार है। चौधरी साहब एक सेकंड, लेट फवाद आंसर। मालिक साहब, फवाद यही कहा था ना इन्होंने। ये आपने थोड़ी सी ज्यादती की है। मैंने ये बात तकरीबन कही है। मैं भी मान रहा हूँ, मैंने ये कहा है कि मेरा भाई बाकिरदार है, क्योंकि मैं इसके साथ जब बैठता हूँ तो ये जमहूरियत और आवाज़ उठाने को अपना हक समझता है। लेकिन नदीम अफजल चंद ने जब डिक्टेशन नहीं ली और उसने रिज़ाइन कर दिया, तो मुझे ख़तरा पड़ा कि हमारे कुछ ही दोस्त रह गए हैं काबीना में, ये ना हो कि ये भी रिज़ाइन। चौधरी साहब मुझे बताएं, फवाद ये बताएं कि मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ अपोजिशन के इस मैसेज से, ऑनेस्ट टू गॉड, सीरियसली। हमारे मसला ये है, हम अपोजिशन पे क्रिटिसाइज करें तो लोग कहते हैं जी कि पैसे फाड़ लेने गवर्नमेंट, तो हमें तो डर लगता है अपोजिशन को क्रिटिसाइज करते हुए भी। लेकिन मुझे मिक्स सिग्नलिंग, क्या ये कंफ्यूजिंग पॉलिटिक्स आपको समझ आती है? मुझे आप समझा सकते हैं चौधरी साहब? नहीं, बिल्कुल आपकी बात है। पहली बात तो मैं डॉक्टर साहब को वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि पीएमएलएन के सेनेटर की तरफ से किरदार वगैरह की बातें ना अच्छी नहीं लगती हैं, आपको मुनासिब नहीं लगती, तो इसलिए ये बात कहीं ना करें, फिर तो बात हो जाएगी, फिर नाराज हो जाएंगे आप। तो ये बातें ना क्या करें। और उसके बाद जो है दूसरी बात ये है कि जो अभी आपने जो असल जो सब्सटेंस है उसके ऊपर ही रहना चाहिए। इस तरह की बातें के ऊपर फिर बात और तरफ निकल जाएगी, फिर अपना के आप तो खैर बार उसको छोड़े। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरीके से इस वक्त जो पीएमएलएन की जो आपने कहा ना कि पीएमएलएन जो है उसको तोड़ने का, ये मैं कहता हूं कि अगर हमने पीटीआई ने, सच्ची बात तो यह है कि अगर हमने पॉलिटिक्स की होती ना तो पीछे बंदे ही कोई ना बचता, बट हमने वो रवायती पॉलिटिक्स तो नहीं की है, ना ही जो है हमने इस तरह से पार्टी को तोड़ने की ऊपर जो है तवज्जो दी। और ये जो सेनेट के इलेक्शंस में भी मैं तो हैरान हूं कि यहाँ पे कितनी लोग जो हैं वो गैर सियासी लोग हैं, कि एक कितना बड़ा काम इमरान खान ने इनको ऑफर किया कि आइए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराते हैं और इलेक्शन जो है वो ओपन वोट से होने चाहिए। इसमें एक बात बताएं, इसी इलेक्शंस पे हमें पता है कि 30-35 लोग बड़े सख्त नाराज हैं, आपके अपने लोग पंजाब में भी, कुछ एमएनएस भी नाराज हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग इसलिए इंसिस्ट कर रहे थे ओपन शो पे कि आपके वो नाराज लोग अगेंस्ट वोट ना दें, और अगर प्रेजेंट कन्फिग्रेशन के अंदर आपको करीबन 4 सीट्स मिल जाती हैं एडिशनल, तो वो शायद 4 से 2 रह जाएं तो फिर बड़ी बेइज्जती होगी। तो वो आप इनके लिए नहीं कर रहे थे, आप अपने लोगों को फोर्स करने के लिए कि वो कोई आपके साथ गेम ना करें और गवर्नमेंट के लिए एम्बेरसमेंट ना हो। सबसे पहली बात यह है मालिक, इससे ज्यादा बेवकूफाना तजिया मुमकिन ही नहीं है। उस 2 बातें, एक तो ये जो बात कर रहे हैं ये इमरान खान अभी तो करेगा, ये तो 2018 से पहले जब हुआ था इलेक्शन सेनेट के हुआ था, सबसे पहले इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि इसको ओपन करे। और एक तजवीज़ उन्होंने ये दी थी कि सेनेट का इलेक्शन भी जिस तरह अमेरिका में इलेक्शन आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, उस तरह के इलेक्शन करवाएं।
दूसरा उन्होंने कहा पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर डिटेल कर दें, और तीसरा ओपन इलेक्शन। तो ये बात वो पहले से करें। दूसरी बात, पीटीआई के मैं कहता हूँ 50 लोग जो है वो नाराज होंगे, लेकिन आप इतने सालों से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, क्या कोई एक बंदा भी इतना बेवकूफ है कि वो इस वक्त हुकूमत को छोड़ के इस लूली लंगड़ी अपोजिशन के पास चला जाएगा या वोट देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता ना। लोगों के कैरियर्स है, इनका तो अपना कोई कैरियर नहीं है। जो PMLN वाले पीपल्स पार्टी वाले तो तबाह बर्बाद हो गए हैं, तो कोई बेवकूफ ही होगा ना जो जाएगा। हर वक्त हुकूमत के पास रोम होता है अपोजिशन के बंदे मैनेज करने का, और अगर ये तज्जिया अपोजिशन का तज्जिया है तो फिर तो इनकी अकल के ऊपर जो है वो इनकी अकल और सियासी फहम और फरासत के ऊपर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। चलिए फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा की मैं दुआ करता हूँ इस ब्रेक के बाद आके मुसद्दिक से पूछते हैं कि क्या ये वक्त फातिहा पढ़ने का है कि कुछ और करने का है। आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द शो। बाकी बातें तो हो रही थी, लेकिन एक सब्जेक्ट पे मैं फवाद आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये शेख अजमत सईद का जो कमेटी का हेड करने का बनाया है, स्क्रूटनी कमेटी जो बन रही है, इस पे ब्रॉडशीट पे क्यों इतनी जिद बना ली है? वो खुद उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, कम से कम विटनेस तो होंगे। मैं तो बार बार इसको उठाता हूँ। आपके शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी, गवर्नर्स पे भी हैं, फिर वो उन 2 फैसलों पे भी हैं जो PMLN के खिलाफ आए हुए थे। तो क्यों आप लोग जिद लगा ली भी? आप लोग क्यों उन पर इतना बजिद हैं? नहीं, पहली बात ये मालिक की जिद की बात है ही नहीं। देखिए, जिस लॉजिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं, फिर तो आधी सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाइड है, बहुत से जजेस हैं, बहुत से जजेस रिटायर्ड हैं, कोई और ले लें। बात सुन लें पूरी। अगर आप इस लॉजिक के ऊपर जाएं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान डिस्क्वालीफाइड है इनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए। इस पे जाए अजमत अपना उमर अता बंदियाल साहब, इजाजुल हसन साहब, हाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिनके पास या कोर्ट्स में, इनके पास हाई कोर्ट्स में केसेस रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में केसेस रहे हैं। ये क्या लॉजिक हुआ? दूसरी बात ये है दर्जनों रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं फवाद, ऐसी बात तो ना करें। क्या वो ऑनरेबल नहीं है? क्या वो 2 नंबर जज थे जो बाकी रिटायर हुए हैं? नहीं, इनको कोई भी कबूल नहीं। इनको रफीक तारड़, इफ्तिखार चौधरी और मलक कयूम के अलावा कोई छोड़े। मैं तो ऐसे इंडिपेंडेंट पूछ रहा हूँ, ये तो मुझे भी चुभता है। मैं भी कहता हूँ कि आप डाउटफुल क्यों करते हैं, कंट्रोवर्शियल क्यों बनाते हैं? नहीं, कंट्रोवर्शियल है ही नहीं। हर बंदा कंट्रोवर्शियल होगा। जिनके पास इनके केस है वो कंट्रोवर्शियल हो गए। ये तो कोई बात ना हुई कि हम अनोखे लाडले हैं कि जिसको ये कह रहे हैं उसको इंक्वायरियां देते फिरे। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल, अजमत सईद को जो लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, इज अ मोस्ट ऑनरेबल मैन जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने सर्व किया है, और बिल्कुल बड़ी ज्यादती है जिस किस्म की उनके खिलाफ ये PMLN ने कैंपेन चलाई है। बहुत मेरा नहीं ख्याल इस तरह तो कोई शरीफ आदमी रह ही नहीं जाएगा पाकिस्तान में जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। मुसद्दिक बताएं, आपके पास कोई प्रूफ है कि कोई अजमत सईद साहब के कोई जाती किरदार पे आपको कोई क्वेश्चन इंटेग्रिटी पे है? अगर नहीं है तो फिर आप लोग भी क्यों इसको इस पे इशू बनाया हुआ है? तो बड़े इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। अभी 7 बजे के प्रोग्राम में राणा सनाउल्लाह देखिए, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये कॉन्फ्लिक्ट का मामला शेख साहब, अजमत सईद साहब को खुद तय करना चाहिए। ये मुकदमा जो ब्रॉडशीट का है, बुनियादी तौर के ऊपर ये नैप के ऊपर है कि कुछ ऐसे लोग जिनमें से एक को डिसऑनेस्टी के ऊपर डीबार किया हुआ था और एक जेल काट कर आए थे, उन लोगों की एक कंपनी थी जिसको उस वक्त के नैप के चेयरमैन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो नैप के ऊपर एक मुकदमा है कि है तो नैप का स्कैम, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, नैप का स्कैम। सुन ले बात नैप का स्कैम है अंडर नवाज शरीफ और जरदारी। ओहो यार, बात तो क्विकली चौधरी साहब। सवाल ये पैदा होता है जी कि अगर आप नैब के एम्प्लॉई हैं और उस दौरानिए में नैब के एम्प्लॉई हैं जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और कैंसिल हुआ, तो आपको खुद कॉन्फ्लिक्ट। और सुन ले यार, ऐसे ना शोर ना डालें यार, ज्यादती कर रहे हैं, ना करें ऐसे। अच्छा मेरी बात करने दें मुझे, आप गलत बात करने दें। उस वक्त अगर आप कन्फ्लिक्टेड हैं, नहीं मैं नहीं ठीक करता यार, मैं नहीं करता ठीक। चौधरी साहब, आप क्यों प्रोग्राम खराब कर रहे हैं? दरमियान में बोल के नर्वस क्यों हो रहे हैं यार? बात तो कर लेने दो, बाद में कह देना। ये वक्त खत्म कर रहे हैं मालिक। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर, दूसरी बात ये है मालिक साहब कि इसके अंदर जो केस है, इसमें एक जगह पे एक पेमेंट जो हुई है उस पर परवेज मुशर्रफ साहब की ऑथराइजेशन है।
तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं और ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं नैब के, ये दोनों पार्टीज एक्यूज्ड हैं। इस वजह से उनको कॉन्फ्लिक्ट फील करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो एक बड़े आदमी हैं और एक जज, लेकिन अगर वो नहीं रिक्यूज करते, अगर वो नहीं रिक्यूज करते तो आप लोग क्या मानेंगे नहीं उस कमीशन की बातों को, कमेटी की? हमारा प्रोटेस्ट तो रजिस्टर हो गया ना, हमने जी। फवाद क्विकली देन आई हैव टू एंड द शो। फवाद कि ये मुनासिब नहीं है, इनसे पूछ के नहीं की जा सकती। और ये अभी डॉक्टर साहब ने जो तकरीर की है इनको फैक्चुअली पता ही नहीं है। अजमत सईद साहब का कोई ताल्लुक ही नहीं रहा कभी जो है इस मामले से। और ये जो इन्होंने एक नया लॉजिक दिया है कि चूंकि मुशर्रफ साहब नैब के एम्प्लॉई है तो इसलिए तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब ना इसकी कोई सर है ना पैर है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल कम से कम सोचता है एक वक्त में। ओके सर, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया फवाद आपका, मुशतक आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जितनी ये पॉलिटिकल गेम चले, इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। अगर रेफरेंसेस कराची चले जाते हैं जरदारी साहब के, और जैसे फवाद साहब ने बताया कि इलेक्शन स्केड्यूल भी राइट आफ्टर इलेक्शंस आ रहा है लोकल गवर्नमेंट का, तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि पीडीएम की सियासत जाती की तरह। ये दोनों चीज़ें किस तरह होंगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें अंदाज़ा तो है कि अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हमें कुछ अंदाज़ा तो है कि हाउ द पोलिटिकल जो कुकी है विल क्रम्बल। क्योंकि पीपीपी एक इतना पिवटल एलिमेंट है पीडीएम का कि अगर ये निकल गई इक्वेशन में से या कमज़ोर पड़ गई तो पीटीएम की भी स्ट्रेंथ उस तरह रहती नहीं। खैर, वक्त आएगा, देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।